Hello everyone, this is lecture number 17 and in this lecture I am going to discuss complex number. Next is polar form of the complex number and third one is triangular inequality. So we'll discuss all three topics in today's class. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल में जाने से पहले ऑलरेडी हमने देखा था कि लीनियर अलजेब्रा में कैसे आप सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जो आपके होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आपके लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हो। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसके सोल्यूशन को आप कैसे फाइंड आउट करते हो। अब मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू। इक्वेशन क्या है कि x² + 1 = 0 और आपको करना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो इसका क्या आंसर होगा। तो आपको पता है कि आपके किसी भी नंबर रियल नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया एनी रियल नंबर वेयर x इज योर रियल नंबर, मतलब ये आपका पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, अगर इसका आपने स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, करेक्ट। बट अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे x² की वैल्यू आपको कितनी आ रही है -1। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका रियल नंबर पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी है उसका स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये तो रियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो मतलब हमारा क्या है कि हमारे सिस्टम से हम सारे इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मीन्स रियल सिस्टम कांट गिव द सोल्यूशन ऑफ ऑल द इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल सिस्टम के डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और उसमें हम क्या करते हैं, अब मान लो कंसिडर करो हमने लिया है कि -1 = i। अगर मान लो हमने लिया -1 = i तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। So I, this is equals to your I, so x is equals to, okay, so this value, so x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, √1 that is equals to I, क्लियर। तो हमने क्या किया, √(-1) = हमने लिया I, so ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका सब पार्ट जो है वो रियल नंबर है। वो कैसे, तो अब देखो अगर हम डेफिनेशन में जाए तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा, इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपका, इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर xy of a real number x and y written as z is equals to order pair of xy that is equal to x plus iy। तो इसको अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं। इट इज रिटन एज z, ये नोटेशन होता है, z मीन्स इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लिखते हैं x plus iy से, क्लियर। जहाँ पे x जो है रियल पार्ट ऑफ अगर हम z की बात करें तो वो आपका x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर हम z की बात करें तो ये आपका क्या है y है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो x एंड y ये दोनों ही आपके क्या है रियल नंबर है, और i आपका क्या है यहाँ पे i is equals to √(-1)। तो यहाँ पे अगर आपका y इक्वल टू आपने 0 कर दिया, मान लो आपने ये केस लिया कि आपकी y की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज 0, सो दिस इक्वल्स टू x, मतलब ये टोटली आपका क्या आ गया रियल नंबर। मतलब रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स को क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ पे देखो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से हम जो रियल नंबर में हम एडिशन करते हैं, मान लो सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी वो सारे फंक्शन आपके पॉसिबल होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से भी वो सारे सिस्टम क्या है जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो पॉसिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इज योर अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स अर्थमेटिक ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं योर एडिशन। सबसे पहला हम देखते हैं एडिशन। तो एडिशन में आपका जो सबसे पहला लॉ आता है दैट इज कॉल्ड क्लोसर्ड लॉ। तो ये लॉ आपका क्या बताता है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मान लो रिजल्टिंग जो आपका z आया बाय एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2, देन z2 इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज ऑलवेज अ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में z जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड देखो आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। दिस फॉलो योर कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि z1 + z2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल होगी z2 + z1 की।
तो आप इसको एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो. इट फॉलो द योर कम्यूटेटिव लॉ. थर्ड वन देखो, योर एसोसिएटिव लॉ. कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है आपका एसोसिएटिव लॉ को भी. कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या करता है, वो आपका फॉलो करता है. मतलब आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की अगर हम वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. तो देखो ये सारे लॉ आपके रियल नंबर्स के लिए भी थे और ये सारे लॉ आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी है. नेक्स्ट अगर एडिशन में हम लॉ देखें तो नेक्स्ट देखो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वन इज योर एडिटिव इनवर्स. इसको पहले समझो आपका क्या होता है. तो मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका हमेशा एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जिसमें हम अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. सो दिस इज योर existence of additive inverse of a given complex number. To every complex number z, we have minus of z called the additive या negative of z, that is z plus z minus of z is equal to 0, and this is called your additive inverse of z. Okay. Next अगर हम law देखें तो आपका है existence of additive आइडेंटिटी. ये क्या होता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके साथ अगर हमने ऐड किया 0 तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी z, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि 0 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, 0 प्लस i0. सो दिस इज कॉल्ड योर 0, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब क्या, आइडेंटिटी जो एडिशन के बाद जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी आपका क्या है, इट्स सेल्फ है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z था, आपका एडिशन के बाद भी z हुआ. सो दिस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव इनवर्स मतलब आपने इनवर्स इस नंबर का यहाँ पे ऐड किया. सो दिस एडिटिव इनवर्स, याद रखना सिर्फ इनवर्स बोलने से नहीं होगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स. मींस एडिशन हो रहा है आपका इनवर्स से, जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. क्लियर है? तो ये एडिशन के आपके लॉ थे. सेकेंड देखो आपका, सेकेंड जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं वो है आपका डिफरेंस ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर. डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो यहाँ पे आपका z जो होगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो आपका z1 माइनस z2 मींस डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. क्लियर? इस तरह से हम सिंपली आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. थर्ड देखो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? इसमें सबसे पहले आप देखो, दैट इज योर क्लोजर लॉ. तो ये आपको क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मींस z जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एंड दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन का भी हमने देखा लॉ, और इस सेम लॉ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं. ओके. नेक्स्ट देखो आपका मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट लॉ जो है आपका वो है कम्यूटेटिव लॉ. तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. मतलब इसका क्या है कि z1 इंटू z2 अगर आपने किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, z2 इंटू z1 होगी. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी इज योर एसोसिएटिव लॉ. तो मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है आपका एसोसिएटिव लॉ. इट मींस z1 z2 का मल्टीप्लिकेशन विथ मल्टीप्लाई किया हमने z3 से, तो इसकी वैल्यू आपकी z1 z2 z3 होगी. ओके. ये फॉलो करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी. इट्स फॉलो योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो. मीन्स कि z1 प्लस योर z2 z1 मल्टीप्लाई विथ एडिशन ऑफ z2 प्लस z3. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताता है कि ये इक्वल होगा z1 z2 प्लस योर z1 z3. तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका ये सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मल्टीप्लिकेशन का, फिफ्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेटिव मीन्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स कि मान लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका हमेशा एक आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। तो दिस इज योर कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन को आप कैसे लिखोगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे मान लो इसको हमने लिया, दिस इज योर, कि मान लो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपका z, एनी z1 ले लो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका z आ रहा, तो z1 जो होगी किसके इक्वल होगी, ये 1 होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको x प्लस हम x1 प्लस आई y1 लिखे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका x1 के बदले 1 प्लस आई y1 के बदले क्या लोगे 0, सो दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज कॉल्ड योर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मल्टीप्लिकेशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या होता है आपका, कि मान लो आपका कोई एक नंबर z है, क्लियर, तो इसके साथ आपका अगर आपने कोई एक z को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्लियर, एंड दिस इज कॉल्ड योर एग्जिस्टेंस ऑफ योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कैसे हो सकता है, सो दिस कैन पॉसिबल व्हेन z1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, z1 की वैल्यू जो होगी आपकी कितने किसके इक्वल होगी, आप देखो यहाँ पे अगर z लिखा आपने और इसके बाद 1/z कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। तो ये जो आपका होगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इससे पहले आपने क्या देखा, आपका जो इनवर्स था वो क्या एडिटिव इनवर्स था जहां पे हमने ऐड किया था, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसको और हम डिटेल में देखते हैं। सो दिस वैल्यू, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपका नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है कि जहां पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, नॉन जीरो कब होगा, जब a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर a और b में कोई एक आपका नॉट इक्वल टू जीरो। तो वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई मल्टीप्लाई विथ माइनस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिफाइंड बाई 1/z या z इनवर्स, डिफाइंड बाई 1/z या z इनवर्स इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मतलब सच दैट कि z इंटू 1/z इक्वल टू 1। यही मैं डिस्कस की हूँ कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस का यही मतलब होता है कि आपका कोई एक z आपका अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ आपने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जिसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z1 की वैल्यू क्या होगी, 1/z, और 1/z को ही आप क्या लिखोगे, z टू द पावर ऑफ -1। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे यही चीज को हमने एक्सप्लेन किया है कि आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसकी वैल्यू ये होती है। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा, ये वैल्यू आप कैसे ले रहे हो कि ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है आप इस तरह से लो, इसको हम डिटेल में देखेंगे, दिस विल सी लेटर कि ये आपका कैसे आता है। फॉर अ टाइम बिंग आप यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो होगी वो इस तरह से होगी, और इसका नोटेशन जो होगा इनवर्स का क्या होगा, z टू द पावर ऑफ -1 या फिर 1/z, क्लियर। और ये कैसे आया उसे हम अभी और फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर है। ओके, अब देखो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन, अगर लास्ट प्रॉपर्टी हम देखें कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आपका कैसा होता है, वो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ जो इक्वल होता है आपका z1/z2, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है कि z2 शुड नॉट बी इक्वल टू योर 0। तो यहाँ से आपका z1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, z इंटू z2। सो दिस इज योर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे भी हम रियल नंबर की तरह क्या कर सकते हैं, आपका फंक्शन में यूज कर सकते हैं इसको हम। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपका कि z1 आपको गिवन है, दिस z2 आपको गिवन है, 2 आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है एडिशन ऑफ टू नंबर। तो आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो z1 प्लस 3i प्लस योर z2, दिस इज योर वैल्यू,
तो इसमें एडिशन में आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आपको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा योर आई। क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये क्या होगा 8 + 3i एंड 9 - 2i। तो जो सिंपल रूल आपका था रियल नंबर्स के लिए एडिशन का, सेम रूल आपका यहाँ पे होगा। तो सिंपल, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि रूट अंडर ऑफ -1 आपका i होता है। तो अगर -1 का हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो ये आपका क्या होगा -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका i² हो जाएगा। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये कितना होगा 8 × 9, तो ये 72 माइनस आपका क्या होगा 8 × 2 16i माइनस 27i एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस और ये 3 × 2 यानी 6 और ये आपका i × विथ i, तो इसको मैं पहले कंप्लीट लिखती हूँ। दिस इज -6i²। तो i² के बदले आप क्या लिखोगे, i² के बदले आप -1 लिखोगे। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 माइनस योर, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 हो जाएगा ये 43i और माइनस 6 और i² के बदले आप क्या लोगे -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 78, ये 6 + 72 क्योंकि आपका -1 हो गया, तो ये 78 माइनस योर 43i। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड Z1 by Z2। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले देखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे डिवीजन में मैं आपको बताई थी कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्टेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब उसका फॉर्म आपका कैसा होगा x + iy के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिवीजन की बात करें तो आपका डिवीजन क्या आ रहा है 8 + 3i डिवाइडेड बाई 9 - 2i। तो क्या ये x + iy के फॉर्म में है, तो ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे x + iy के फॉर्म में लाना होगा। तो हम कैसे x + iy के फॉर्म में लाते हैं, कोई भी एक नंबर अगर आपको गिवन हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका ये इसी एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। अगर आपको गिवन है 8 + 3i डिवाइडेड बाई 9 - 2i, तो इसके डिनोमिनेटर में जो भी आपका टर्म है उस टर्म उसके जो आपके इमेजिनरी टर्म के साथ जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स मतलब इसका है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मैं आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना बाद में सिखाऊंगी। तो बस अभी टाइम ऑफ बीइंग के लिए आप समझो कि अगर ये आपके इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से सेम जो आपका डिनोमिनेटर का टर्म है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो अगर ये आपका a + ib है और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया a - ib, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म हो गया a + b इंटू a - b करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आती है a² - b²। क्लियर, ये इससे आती है। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे b के बदले ib है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a² - b के बदले आप क्या लिखोगे ib का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू योर a² माइनस ऑफ i² की वैल्यू। क्लियर है। तो i² की वैल्यू क्या होती है -1। सो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा b²। क्लियर, क्योंकि रूट अंडर ऑफ -1 को आप i लेते हो, तो अगर दोनों साइड आपने i² स्क्वायर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इस तरह से जो हमारा टर्म है डिनोमिनेटर का वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा i हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर ये भी आपका टर्म a और b के टर्म्स में आ गया, जहाँ पे a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, b की वैल्यू 2i हो गई, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली डिनोमिनेटर में i के टर्म्स को रिमूव कर देंगे। तो अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर और ये क्या लिखोगे डायरेक्टली प्लस, क्योंकि i² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मीन्स दिस इज योर 72 प्लस योर हाउ मच 16i प्लस योर 27i और यहाँ पे देखो ये 3i मल्टीप्लाई विथ 2i, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ योर 6i क्यू, क्योंकि i² इक्वल टू -1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये आपका कंप्लीटली नीचे का टर्म क्या है आपका रियल टर्म है। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 72 माइनस योर 6, तो दिस इज इक्वल टू योर 66, दिस इज इक्वल टू 66 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस योर यहाँ पे 16 + 27, सो दिस इज इक्वल टू 3/4i होल डिवाइडेड बाई योर ये आपका 81 + 4 मीन्स टोटल क्या हो जाएगा 85, सो दिस इज योर 85।
तो रियल टर्म आपका कितना आ गया 66/85 और इमेजिनरी टर्म कितना आ गया i टाइम्स ऑफ 43/85। तो ये किसके फॉर्म में आ गया x प्लस योर आई वाई के फॉर्म में आ गया। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है कि कैसे हम डिनोमिनेटर से आई टर्म को रिमूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो आपका पावर ऑफ आई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली देखोगे। तो यहाँ पे देखो पावर ऑफ आई, देखो आई की वैल्यू आपका क्या होता है माइनस रूट ऑफ -1। अगर यहीं पे आई स्क्वायर करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है -1। अगर आप आई क्यू करते हो आई टू द पावर ऑफ मीन्स 3 करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाई विथ आई, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ आई। क्लियर? और यहीं पे अगर आपने किया आई टू द पावर अगर आपने 4 किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ आई मल्टीप्लाई विथ आई, क्योंकि आई टू द पावर 3 आपका क्या है। देखो इसको अगर यहीं पे हमने देखा कि आई की पावर अगर हम 3 लेते हैं 4 लेते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे आई टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई विथ आई, आई टू द 3 की वैल्यू कितनी आई है माइनस ऑफ आई मल्टीप्लाई विथ योर आई, तो आई आपका क्या है आई मल्टीप्लाई विथ आई दैट इज आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विथ योर आपका क्या माइनस, सो दिस वैल्यू विल इक्वल टू 1। तो आपको क्या दिख रहा है कि आई टू द पावर ऑफ 4 जो है आपका 1। अब यहीं पे देखो अगर आई टू द पावर हम 5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है दैट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ आई, सो ये क्या हो गया आई, मतलब देखो ये आपका आई टू द पावर 5 जो है वो रिपीट होके आपके आई पे आ रहा। क्लियर? अब आई टू द पावर 6 लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -1, तो ये आपका क्या होगा रिपीट होता जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है आप एक जनरल फॉर्मेशन करना है आई के पावर में, जिससे हम इजिली आई का कितना भी पावर क्यों ना गिवन हो हमें पता होगा कि आई का पावर में क्या आपका रूट अंडर -1 होगा, -1 है या फिर माइनस आई है या फिर आपका क्या है 1 है या फिर आपका प्लस आई है, हम इजिली क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जनरल पावर ऑफ आई का जनरल आपका रूट। तो देखो यहाँ पे अब जो आपको याद रखने हैं और आप वैल्यू डाल के इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आपका करेक्ट है कि नहीं है। तो ये आपको रूल जो याद रखना है जो सबसे पहला है कि आई का जो पावर होता है 4 के वो हमें क्या मिला अभी हमने देखा आई का पावर 4 के हमें क्या मिला 1 मिला। अब देखो सेकेंड आई टू द पावर ऑफ 4 के प्लस 1 अगर हमने किया तो हमें क्या मिला था 5, आई टू 5 की वैल्यू हमें क्या मिली थी आई मिली थी, तो दिस इज योर आई। थर्ड देखो अगर आई टू द पावर आपने 4 के प्लस आपने क्या किया 2 किया तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी -1 मिली थी। एंड फिफ्थ वन देखो आई टू द पावर ऑफ 4 के प्लस 3 करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू योर आई थिंक चेक कर लेते हैं इसको इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो दिस इज आपका ये हो जाएगा आई टू द पावर ऑफ 4 के प्लस 2 करेक्ट, और इसके साथ आप क्या करोगे आई मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई टू द पावर 4 के प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, सो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई विथ योर आई तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ आई आ जाएगी। क्लियर है? तो आई टू 4 के आपका 1, आई टू 4 के प्लस 1 आपका आई टू 4 के प्लस 2 आपका -1, आई टू 4 के प्लस 3 आपका माइनस ऑफ आई। तो अब अगर फिफ्थ आपको बोले कि आई टू द पावर ऑफ 4 के प्लस 4 तो इसलिए ये 4 के मल्टीपल में आ गया, मतलब ये क्या आ गया आई टू द पावर ऑफ 4 के इंटू आपका आई टू द पावर ऑफ 4। क्लियर? तो k की वैल्यू अगर हमने 1 लिया k की वैल्यू 1, k आपका एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो वो सारी वैल्यूज होगी इसकी। तो यहाँ पे आई टू 4 के की वैल्यू आपकी क्या है 1 इंटू आई टू के इक्वल टू 1 पे किया हमने तो आई टू 4 के क्या हो जाएगा 1, तो अगेन आपका ये 1 हो जाएगा, मतलब आपका जो साइकिल जो है वो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ये वैल्यूज लेते हैं आपका आई के लिए। क्लियर है? ये साइकिल आपका स्टार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपको याद रखना है कि आई टू 4 के की वैल्यू 1 होती है, आई टू 4 के प्लस 1 की वैल्यू आई होती है, आई टू द पावर 4 के प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आई मल्टीप्लाई विद आई दैट इज आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, और आई टू 4 के प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा अगेन एक आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा। क्लियर है? ओके तो अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो कि अगर आपको गिवन है कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी वैल्यू रूट ऑफ ए बी होगी तो मैक्सिमम का आंसर होगा यस, बट ये आपका ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। क्यों? आपका रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ बी आपका रूट अंडर ऑफ ए बी तभी होगा श्योरिटी के साथ जब ए और बी दोनों ही आपके रियल हो और क्या हो पॉजिटिव हो।
क्लियर। अब सेकेंड केस देखो, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है और b आपका लेस देन 0 है, तो क्या ये आपका वैल्यू होगा? क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू मान लो क्या लिया, अगर ये रूल को देखें तो मान लो a आपने 2 लिया और b की वैल्यू आपने -3 लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट अंडर ऑफ ab दैट इज इक्वल टू योर माइनस ऑफ 6। क्लियर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड केस लो कि अगर आपका, यहीं पे देखो थर्ड केस हम लेते हैं, जब आपका a इज लेस देन 0 एंड b इज योर ग्रेटर देन 0, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? a की वैल्यू मान लो आपने लिया 2, लेस देन लिया है तो यानी इसको ले लो आप -2, a इज इक्वल्स टू योर -2 और b इज इक्वल्स टू योर 3। तो इस केस में ए बी की जो वैल्यू होगी रूट अंडर ये क्या हो जाएगी? रूट अंडर ऑफ -6। क्लियर। अब फोर्थ केस लो, जब आपका a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, तो देखो इस तरीके केस में आपका निगेटिव में साइन में आ रहा है और निगेटिव रूट हमने डिफाइन कर लिया है, तो ये किस में ये सारी चीजें आपकी वैलिड हो जाएगी। बट हमें देखना पड़ेगा कि ए बी का जो साइन है वो क्या है आपका। क्लियर। अब यहाँ पे एक केस लेते हैं जहाँ पे ए और बी दोनों ही आपका क्या है? लेस देन 0 है। तो इस केस में आपका क्या होगा? a इक्वल्स टू -2 ओके और b इक्वल्स टू आपका -3। तो ए बी की अगर हम वैल्यू ले रूट अंडर ए बी की वैल्यू, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ योर माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू आपके इक्वल होना चाहिए रूट अंडर ऑफ a क्रॉस रूट अंडर ऑफ b। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं रूट अंडर ऑफ a की वैल्यू क्या है? -2 और b की वैल्यू क्या है आपका? -3। तो क्या रूट अंडर 6 जो है वो रूट अंडर ऑफ -2 मल्टीप्लाई विथ रूट अंडर ऑफ -3 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट अंडर 6 की जो वैल्यू इक्वल किसके आ रही? रूट अंडर ऑफ 2। करेक्ट। और रूट अंडर ऑफ -1 के बदले क्या होगा आपका? i। करेक्ट। और यहाँ पे आपका रूट अंडर ऑफ -3 को कैसे लिखोगे? रूट अंडर 3 और अगेन i। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 6 बट इट इज i स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। मतलब रूट अंडर ऑफ 6 जो है माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 6 क्या आ गया? मतलब ये आपका क्या हो गया? इक्वल नहीं हुआ। तो इस केस में जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि रूट अंडर ऑफ a क्रॉस रूट अंडर b इक्वल टू रूट अंडर ए बी, वो आपका वैलिड होता है किस केस में? जब आपका a ग्रेटर देन 0 b आपका लेस देन 0 हो, आपका ए बी दोनों ही आपका क्या हो? ये पहला तो केस ये था कि ए बी रियल और पॉजिटिव हो। दूसरा केस आपका है कि ए ग्रेटर देन 0 बी आपका लेस देन 0। थर्ड केस है आपका ए लेस देन 0 बी आपका ग्रेटर देन 0 इस केस के लिए। लेकिन अगर फोर्थ केस आपका होता है दिस केस, जहां पे आपका a लेस देन 0 हो और b लेस देन 0 हो, तो उस केस में ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं होती है जब a एंड b दोनों क्या हो? रियल और नेगेटिव हो। क्लियर है? तो ये आपका वैलिड नहीं होता। तो जब तक आपको ए बी मेंशन ना किया गया हो कि आपका रियल है या फिर आपका रियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक आप आइडेंटिटी को यूज मत करना। क्लियर है? ओके। तो कुछ आइडेंटिटीज और भी हम देखते हैं कि अगर z1 प्लस z2 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपल आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2। नेक्स्ट देखो अगर z1 माइनस z2 का स्क्वायर होगा तो इसकी भी वैल्यू आपकी इक्वल होगी z1 का स्क्वायर माइनस प्लस z2 का स्क्वायर माइनस योर 2 z1 z2। थर्ड आइडेंटिटी देखो, अगर आपको गिवन है z1 प्लस z2 का होल क्यूब, तो ये क्या होगा आपका? z1 का क्यूब प्लस योर z2 का क्यूब प्लस योर 3 टाइम्स ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाई विद z1 प्लस z2। सेम आपका z1 माइनस z2 का होल क्यूब के लिए होगा दैट इज इक्वल टू z1 का क्यूब माइनस योर z2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ z1 z2 एंड z1 माइनस z2। क्लियर? तो ये सारे आइडेंटिटी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होते हैं, सिंपल जैसे आपके रियल नंबर्स के लिए थे। ओके। अब देखो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो रियल नंबर को भी आप क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई प्लेन में कि मान लो अगर कोई 2 पॉइंट्स आपको पॉइंट पी गिवन है एक्स वाई और गिवन है पॉइंट पी आपका 2 एंड 3 है, तो आप क्या करते थे? इससे रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट पी, इसे आप वाई लेते थे, इसको आप एक्स लेते थे। एक्स आपका क्या है? 2, तो यहाँ पे एक्स आपका 2, ये आपका मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक्स आपका 2। वाई अगर आपने 3 लिया तो ये 0, दिस इज योर 1 2 एंड 3। तो ये आपका एक पॉइंट बनता था पी, जहाँ पे आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे फॉर रियल नंबर एक्स वाई दैट इज पॉइंट 2 एंड 3। तो सेम वे अब हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को इन अ प्लेन में। तो उस केस में आपका जो प्लेन जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस हम बोलते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मीन्स यही अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो एक्सिस होता है वो इस तरह से होता है, दिस इज योर रियल एक्सिस, क्योंकि हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक्सिस जो होता है आपका इमेजिनरी होता है, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? क्योंकि हम जेड जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई, और अगर ऑर्डर पेयर में से लिखते हैं तो एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स जो है क्या है, रियल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और वाई क्या है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल एक्सिस आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? रियल एक्सिस आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? तो द एक्स वाई प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया था, ये हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि x यहाँ से मान लो ये आपका x है, यहाँ से ये आपका y है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका रिप्रेजेंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, दैट इज योर z पॉइंट, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z एट द पॉइंट p। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सिर्फ आपको याद रखना है रियल एक्सिस होता है, और क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके, तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आपका ग्राफिकली, आपने तो मैथमेटिकली देख लिया है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया या कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन अगर आपको देखना है कि ग्राफिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे या ग्राफिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ग्राफ से, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मान लो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z1 एंड z2, तो आप मान लो आपने प्लॉट किया टू कॉम्प्लेक्स नंबर को, और आपको प्लॉट करने के बाद मान लो ये आपका क्या है, रियल एक्सिस, एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे मान लो आपको मिला दिस इज योर z1 एंड दिस इज योर z2। प्लॉट करने के बाद आपको z1 एंड z2 मिला। तो अब इसमें हमें ऐड करना है, तो एडिशन के लिए जो हम वेक्टर का लॉ यूज करते थे, अगर आपको याद होगा, आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हम वेक्टर एडिशन के लिए क्या रूल यूज करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस केस में भी हम इसको उसी रूल से ऐड करेंगे। तो ये आपका ये z1 भी क्या है, आपका एक वेक्टर है, जीरो से जो स्टार्ट हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो योर z1 एंड दिस इज पैरेलल टू दिस z2 के पैरेलल आपका ये z2 होगा। तो ये जो आपका लाइन होगा दैट इज योर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो ये जो आपको देगा वैल्यू z1 प्लस z2 का वैल्यू देगा। दिस इज योर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन ग्राफिकल वे, हम इस तरह से इसको ऐड करते हैं। क्लियर है? अब अगर यहीं पे हम देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए आपका क्या होगा कि अगर हम z मान लेते हैं क्या आपका z1 माइनस z2 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, z1 प्लस माइनस ऑफ z2, सेम जैसे हम वेक्टर में करते थे। तो यही अगर आपका केस है, तो यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या था, दिस इज योर z1, दिस इज योर z2। क्लियर? तो हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, z1 एंड z2। तो आपको क्या करना है, z1 में ऐड करना है माइनस ऑफ z2। तो ये अगर आपका z1 है तो आपका ये अगर आपका z1 है तो ये आपका z2 है। तो इसको थोड़ा हम इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम z2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको मान लो हमने ले लिया z1 एंड दिस इज योर z2। करेक्ट? तो अब अगर हमें z1 प्लस z2 करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ z2 बना रहे हैं। क्लियर? और माइनस ऑफ z2 और z1 इन दोनों को ऐड करना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा, मतलब ये चीज जो होगा यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा। क्लियर है? दिस विल बी योर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 की वैल्यू, सेम जो लॉ हमने फाइंड आउट किया था किसके लिए, वेक्टर एडिशन के लिए, सेम आपका यही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर z2 एंड दिस वन इज योर z1, दिस इज योर z2 जिसको हम पहले माइनस ऑफ z2 एंड दिस इज योर z1। क्लियर?
तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। क्लियर? तो ये आपका वैल्यू जो देगा दैट इज इक्वल्स टू Z1 माइनस योर Z2। वेक्टर एडिशन, जब हम वेक्टर कैलकुलस देखेंगे तो उस केस में सारी चीज मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। फॉर अ टाइम बिंग आप देखो इसका जो ग्राफिकली भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, और आपका मैथमेटिकली ही हमने ऐड करके देखा Z1 एंड Z2 को। तो ये अभी आपका क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही ऐड होगा, लेकिन इंस्टेंट ऑफ टेकिंग Z2 हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ Z2, क्योंकि हम माइनस ऑफ Z2 ले रहे हैं। तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ नंबर, मान लो कोई एक Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z जो हम लिखते हैं उसको Z के ऊपर एक बार देते हैं साइन, एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू रियल नंबर आपका एज इट इज, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका क्या होगा, जैसे उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, दैट इज x माइनस आई वाई। ओके, सो यहाँ पे देखो अगर इस इनिशियली अगर इसको हम प्लॉट करें तो आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर Z को आपने प्लॉट किया, मान लो Z आपने लिया 2 प्लस 3i, तो x माइनस आई आया, ये क्या आ गया 2 माइनस 3i आया, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर x नंबर Z कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने प्लॉट किया तो आपको कहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, मतलब यहाँ कहीं पे आपका एक पॉइंट होगा, पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू Z। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स ऑफ Z को प्लॉट किया तो x आपका 2, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, बट y की वैल्यू आपको क्या मिल रही, माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला किसका, Z ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब इसका क्या है, इट ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग द पॉइंट Z इन द रियल एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस में अगर पॉइंट Z को हम रिफ्लेक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, मिरर इमेज ऑफ ए रियल एक्सिस। अगर ये रियल एक्सिस को मिरर देखे तो ये पॉइंट अगर आपको Z देगा तो ये पॉइंट आपको क्या देगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए Z देगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए Z देगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब यहीं पर ले लो, अगर मैंने Z और Z बार को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 3i, तो ये क्या है a प्लस बी यानी a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस यानी कि प्लस 9, मतलब ये क्या दिया, एक रियल नंबर दिया। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है आपका रियल कंसेप्ट को डील करता है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस होता है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। क्लियर? और यहीं पे अगर देखो कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर हम रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको Z गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z, इसको आप वो क्या होगा आपका x के इक्वल होगा, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टर्म में कैसे लिख सकते हो। तो अगर x आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी टर्म को हटाना पड़ेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने z प्लस z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया तो आपका क्या होगा, i जो वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें x चाहिए तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा। सेम वे अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z फाइंड आउट करना है, मतलब हमें y फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर Z माइनस Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका x कैंसिल आउट, और ये आपका Z माइनस Z किया तो ये निगेटिव आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, i के टर्म्स आएंगे और 2 आएगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2i से इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे आपका। तो रिजल्ट्स आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, तो इसमें सबसे पहला है कि Z1 प्लस Z2 का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखोगे, अगर 2 नंबर आपने ऐड किया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंप्लीट का आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो उसकी वैल्यू होती है Z1 कॉन्जुगेट प्लस योर Z2 कॉन्जुगेट। सेकेंड रिजल्ट देखो, अगर आपका Z1 माइनस Z2 है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 माइनस योर Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। थर्ड देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कंप्लीट का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो ये Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर आपका डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंप्लीट का आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो इसकी वैल्यू होगी
Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय योर Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बट यहाँ पे कंडीशन है कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि इस केस में ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो ये आपके रिजल्ट्स थे कुछ। अब नेक्स्ट देखो, आपका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो आपको गिवन है कि Z1 आपको ये गिवन है और Z2 आपको ये गिवन है, और फाइंड करना है आपको Z1 एंड Z2 का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अभी हमने प्रॉपर्टी रिजल्ट में देखा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। सो दिस इज इक्वल्स टू योर Z1 कॉन्जुगेट करोगे तो कितना है 4 + 3i, मतलब क्या हो जाएगा 4 - 3i। और अगर Z2 कॉन्जुगेट करोगे तो क्या होगा 2 - 5i, तो इसको x + iy के टर्म्स में लिखना है। सो दिस इज इक्वल टू योर 8 माइनस योर 20i माइनस 6i माइनस माइनस योर प्लस, और आई स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा 15। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 23 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 26i। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस ऑफ आई वाई। क्लियर? तो यहाँ से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z आया, Z1 एंड Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर? तो इस तरह से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। ओके, तो अब जो लास्ट आपका सेकंड टॉपिक जो था आपका सिलेबस में वो था पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले समझो ये होता क्या है पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन था जो अभी हमने देखा ग्राफिकली कि किसी भी पॉइंट P को आपने रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर एट अ पॉइंट P हमने रिप्रेजेंट किया था Z। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका क्या था x दैट इज योर रियल एक्सिस, y जो था आपका इमेजिनरी एक्सिस था। तो यहाँ पे देखो ये जो है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल एक बना रहा, और यहाँ पे पॉइंट P के साथ एक डिस्टेंस आ रहा r। तो ये जो r एंड थीटा के टर्म्स में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें इंस्टेंट ऑफ x एंड y, उसे ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्लियर? तो वो कैसे होगा? तो यहाँ से अगर ये आपका मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका r है, और यहाँ से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री। करेक्ट? तो यहाँ पे अगर हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी x डिवाइडेड बाई r होगी। देखो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका x डिवाइडेड बाई r, क्योंकि ये x था और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है y। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई r cos थीटा। ओके, अब देखो अगर sin थीटा फाइंड आउट करोगे तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा देखो y डिवाइडेड बाई r। सो दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी आ जाएगी r ऑफ sin थीटा। तो जो xy का फॉर्म था वो किस में चेंज हो गया आपका r cos थीटा, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट P पे हम लिख रहे थे z, जो उसको हम लिखते थे x प्लस आई वाई, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस योर i sin थीटा, क्योंकि यही हमें मिला है। सॉरी यहाँ पे r भी होगा। सो फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल्स टू योर x के बदले क्या लिखोगे r cos थीटा प्लस आई, y के बदले क्या लिखोगे r sin थीटा। तो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हो, r आप कॉमन ले सकते हो, आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आपका i sin थीटा। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है z का, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इज नोन एज योर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे r और थीटा दोनों ही आपका क्या है अननोन आपने माना है, तो r एंड थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ नोन। नोन क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का x एंड y, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने x एंड y ही लिखा था। तो यहाँ पे देखो अगर ये आपका इक्वेशन गिवन है, ओके सो तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो अगर ये आपको गिवन है तो यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू क्या आई है, आपकी x की वैल्यू आई है x इक्वल्स टू r cos थीटा, और y की क्या वैल्यू आई है r sin थीटा। तो अभी हमें थीटा और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट? तो अगर आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो आपको क्या मिलेगा r स्क्वायर। करेक्ट? तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो r हमें फाइंड आउट हो चुका। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थीटा, थीटा आपका क्या है अननोन है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपका ये आपका डायग्राम गिवन है तो यहाँ पे थीटा आपका कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर 10 x एंड y के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका डायग्राम था, दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर r। करेक्ट? दिस पॉइंट इज योर x एंड दिस इज योर y।
तो अगर टेन थीटा की वैल्यू आप लोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वाई बाई एक्स। क्यों हम टेन थीटा ले रहे हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें नोन है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो देखो हमने एक्स वाई थीटा एंड आर में क्या किया, रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। तो दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज योर पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहीं पे अगर हम देखें कि आपका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसको समझो कि मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड क्या होता है। तो इस डायग्राम से हमें क्या मिला था, यहाँ से हमें मिला दिस इज योर आर, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था। तो जेड की जो आपकी जो आर की जो वैल्यू आई वो आई हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मिला है हमें। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या मिली है, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो आपकी आर की वैल्यू आती है दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू योर मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। क्लियर, तो ये तो आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट अगर इसका हम देखें, ये आपका मॉडुलट या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड होता है। तो मॉड ऑफ जेड जो होगा इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव, मीन्स इट इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन आपकी जीरो होगी। थर्ड पॉइंट देखो, कभी ये निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव। इक्वल टू भी हो सकता है बट इट विल बी ए नॉन निगेटिव वैल्यू। क्लियर, और इक्वल टू जीरो कब होगा, जब जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम डिराइव कर लेते हैं लिखने से पहले। आपने क्या देखा था जब मैं आपको लोगों को पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बताई थी आपको, अभी डिस्कस की थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कि z को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 1 बाई z से तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सो इसको हम लिखते थे z इनवर्स इक्वल्स टू 1, ये आपकी वैल्यू आती थी। तो इसी चीज को हम अब डिस्कस करेंगे, जो मैं बोली थी कि बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका वैल्यू वो कैसे आता है, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, ओके, तो देखो यहाँ पे z की वैल्यू आपने क्या लिया है, z की वैल्यू आपने लिया है, हमने लिया है कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। करेक्ट, तो z अगर आपने -1 किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई जेड। सो ये क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई। करेक्ट, ये वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मॉडुलस ऑफ ए जेड में रिलेशन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे और साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आपका कैसा रिलेशन होता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने फाइंड आउट किया वैल्यू दिस जेड इनवर्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, तो आपको ऑलरेडी बताई हूँ कि जब इस तरह का केस होगा तो आपको निगेटिव, यहाँ पे जो आई का फंक्शन इसको रिमूव करना होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स, दिस इज माइनस आई वाई। करेक्ट, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3 को ही एक्सटेंड कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे z इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, करेक्ट, माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये यही बताई थी जब मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रही थी कि इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है ये तो x प्लस आई वाई के टर्म्स में हमने इसको लिख लिया, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आ गया। बट ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये क्या है, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई क्या होगा, z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। क्यों, देखो यहाँ पे एज जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, x माइनस आई वाई,
और मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आई थी हमें, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मॉड ऑफ z का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि आपका मॉड ऑफ z का जो होल स्क्वायर है, दिस इज नॉट z स्क्वायर, दिस इज मॉड ऑफ z का जो होल स्क्वायर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मॉड ऑफ z का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z इनवर्स। सो दिस इज इक्वल्स टू योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई विद z, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये आपका प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मीन्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ z विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द z, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z विद द z, दोनों आपका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो दिस इज आप योर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अब फाइनली जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे होगा, मॉडुलस एब्सोल्यूट का हमें क्या मिला कि मॉड ऑफ z स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका, दैट इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई विथ z ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर, और यही वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, देखो यहाँ पे दैट वैल्यू इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z ऑफ इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय योर z इनवर्स। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है इस प्रॉपर्टी को। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट ऑफ z, तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो पोलर फॉर्म में हम देख रहे थे, जिसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि एंगल थीटा जो हमने डिस्क्राइब किया था वो आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले इसको लिख लो, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस तो हमने z का देख लिया उसकी वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ z हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू आई थी हमें r, दिस इज योर थीटा, क्लियर है, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है जो हम लिख रहे थे tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो यहाँ पे थीटा जो आपको मिल रहा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मिल रहा था। तो दिस थीटा इज नोन एज योर आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये जो आप लिखते हो आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू थीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करें, क्योंकि 10 में हम डील कर रहे थे 0 से 180 डिग्री, क्योंकि आपकी 0 से 180 डिग्री और 80 से आपका अगेन 360, 10 की वैल्यू आपकी क्या होती है, सेम होती है। सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू माइनस पाई टू लेस देन इक्वल टू पाई, ये आपका रेंज होगा थीटा की वैल्यू का। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो आर्गुमेंट ऑफ z का रेंज हम लेते हैं, अगर इस रेंज में अगर हमने लिया तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन ये कंप्लीट रेंज तो 0 से आपका क्या है 2 पाई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, आर्गुमेंट का रेंज एक हम थीटा की जो रेंज है वो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन आपका 2 पाई। तो इसको और इस दोनों के रेंज को अगर हमें थोड़ा सा अलग करना है, मतलब ये रेंज अगर माइनस पाई से पाई लिया हमने तो इसको हमने लिया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसको हम कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z लेते हैं तो इसको हम बोल देंगे स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर है, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z सिंपल हमने क्या किया, थीटा के रेंज को चेंज किया, लेकिन कंप्लीट जो आपका ड्यूरेशन है वो हमने 2 पाई रखा। एक तो हमने रखा माइनस पाई से पाई का रेंज, और एक का रेंज हमने क्या रखा है 0 से 2 पाई का रेंज, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये आर्गुमेंट कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z और आपका स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z का आपका रिलेशन क्या होगा कि स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा आपका इक्वल होगा आपका कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस योर 2n पाई, प्लस माइनस योर 2n पाई। So this is your where n is your integer, where n is your integer। सिर्फ रेंज के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, सिंपल एंगल है जो एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ आपको मिल रहा, लेकिन ये जो आपका एंगल थीटा है जब हम माइनस पाई से पाई का रेंज में लेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू आवर कैपिटल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, और अगर इसको हमने 0 से 2 पाई के रेंज में लिया तो इसको लेंगे हम स्मॉल ऑफ दिस वन। आर्गुमेंट ऑफ z आपका वही एंगल होगा जो थीटा की वैल्यू से यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, और उसके साथ अगर प्लस माइनस 2n पाई हम कर देंगे तो स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू में मिल जाएगी, जो हम क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है। ओके, इसमें भी कुछ रिजल्ट्स हैं
आपके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड में या मॉडुलस ऑफ जेड में। पहला है आपका कि Z1 एंड Z2 का अगर मॉडुलस लोगे आपका तो इसकी वैल्यू Z1 मल्टीप्लाई विथ Z2 का इंडिविजुअल का आपका मॉडुलस हो जाएगा। सेकंड, अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कंप्लीट मॉडुलस आप ले रहे हो तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होगा, जहाँ पे आपका Z2 का जो मॉडुलस है शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन पोलर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पोलर फॉर्म को कैसे लिखना है वो तो हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन इन पोलर फॉर्म। मतलब मान लो कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 है, तो इस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 को आप मान लो अगर पोलर फॉर्म में लिखते हो तो इसका क्या होगा, R1 cos ऑफ योर हाउ मच θ1 प्लस आपका J टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ1, करेक्ट। और Z2 को अगर कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा, R2 cos ऑफ θ2 प्लस आपका J टाइम्स या I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ2। ये लिखते हैं, I टाइम्स ले लो, I हमने यूज किया है। सो दिस इज योर I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ2। तो अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पोलर फॉर्म में सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला हम देखते हैं योर मल्टीप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू योर Z1 एंड Z2। तो इसको इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R1 R2। और ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मींस cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस आपका I टाइम्स ऑफ cos θ1 इंटू साइन θ2 प्लस आपका क्या आएगा I टाइम्स साइन θ1 एंड cos θ2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आपका I और I आपका मल्टीप्लाई माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू आपका θ1 इंटू cos θ1। मतलब फाइनली अगर इसके टर्म्स को हमने रीअरेंज किया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू cos ऑफ θ1 प्लस θ2। ये आपको होमवर्क है, इसको करना, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये दिस इज योर होमवर्क कि आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आता है कि नहीं आता, आप चेक करना, यू विल गेट दिस वन। ओके, तो ये आपका पहला होगा। दूसरा देखो, अगर इसका हम मॉडुलस निकाले Z1 एंड Z2 का तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये तो आपका क्या है, θ1 प्लस θ2 को एक और थीटा ले सकते हो, इट कैन बी रिटन एज R1 R2 cos ऑफ थीटा प्लस योर I टाइम्स साइन ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा जो है θ1 प्लस θ2 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम मॉडुलस ले तो ये R1 R2 तो आपका क्या रियल नंबर्स एड इज, इसका अगर आपने मॉडुलस लिए थे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो सिंपल इसका जो मॉडुलस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ R1 एंड R2। क्लियर है, समझ में आया। मतलब ये आपके किसके इक्वल होगी, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो, अगर सेकंड पॉइंट हम देखें कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो ये सिंपल आपका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस योर आर्गुमेंट ऑफ Z2। याद रखना ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस योर आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट मींस एंगल जो है आपका ऐड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंगल विल बी एडेड एंड मैग्नीट्यूड विल बी मल्टीप्लाइड। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब मल्टीप्लिकेशन हमने देखा। नेक्स्ट देखो, अगर हमने लिया डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो अगर आपने डिवीजन किया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, तो हमने Z1 एंड Z2 ऑलरेडी लिया है। तो Z जो होगी आपकी Z1 बाई Z2 होगी। तो Z1 क्या है, R1 हमने क्या लिया है, cos ऑफ θ1 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ θ1 डिवाइडेड बाई योर R2 cos ऑफ θ2 प्लस I टाइम साइन ऑफ θ2। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे आपको प्लस I है तो इसको क्या करना पड़ेगा, cos θ2 माइनस I टाइम साइन θ2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी इस केस में, यू विल गेट योर दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर R1 डिवाइडेड बाई R2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस योर I टाइम्स साइन ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये आपको याद रखना है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आपको होमवर्क है, अगर इसको आप सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो।
ये आपका z एक आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आया पोलर फॉर्म में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अगर इसमें हम बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर, इस केस में हमने फाइंड आउट किया मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू निकाला, फिर हमने क्या लिया मॉड्यूल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 अगर आपने निकाला मीन्स मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2। तो अगेन इसकी प्रॉपर्टी मॉडुलस का हमने ऑलरेडी देखा था, क्या होगा z1 बाई z2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपका, अगर आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट ऑफ z अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2। तो इसकी वैल्यू होगी आर्गुमेंट ऑफ z1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ध्यान रखना इस चीज को। डिवीजन अगर कर रहे हो टू कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आर्गुमेंट आपका सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आप एडिशन कर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो आपका ऐड होगा। क्लियर है। जो इस केस में हमने देखा कि जब हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया तो आर्गुमेंट ऐड हुआ, बट जब आप डिवीजन करोगे तो आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है। ओके तो क्वेश्चन इसको देखो, आपको क्वेश्चन गिवन है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई रिप्रेजेंट z इन अ पोलर फॉर्म ऑल्सो एंड पोलर फॉर्म ऑल्सो फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z एंड कैपिटल और स्मॉल दोनों आर्गुमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो यहाँ पे आंसर, सबसे पहले पोलर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो z का पोलर फॉर्म क्या होता है, r ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब हम पूरी तरह से सारे डिटेल नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे r की वैल्यू होती है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स y बाई एक्स। और आपको ध्यान रखना है कि 10 किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में, क्योंकि इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। ओके तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस रूट अंडर 2, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स 1 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे z जो आपका रिप्रेजेंट होगा वो कैसे होगा, रूट 2 cos ऑफ, क्या लिखोगे, cos ऑफ थीटा मींस व्हाट, cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ पाई बाई 4। तो ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है आपको, आर्गुमेंट ऑफ z। तो कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z अगर हम फाइंड आउट करें तो ये सिंपल थीटा जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, और स्मॉल आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस योर 2 and 5। so this is equals to your pi by 4 plus minus your 2 and 5 where n is your integer that is equal to 0 1 2 3 and that all values। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहीं पे अगर पूछा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z दैट इज इक्वल टू r होगा। क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 2 है। क्लियर है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड आउट करना है आपको z1 गिवन है, z2 गिवन है, तो z1 इंटू z2 ऑलरेडी बता चुकी है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सिंपल क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है z1 बाई z2, तो z1 बाई z2 करोगे तो नीचे में 3i है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3i को रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप माइनस ऑफ 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा उसको फाइंड आउट कर लोगे। डिवीजन के टर्म्स में भी इसको फाइनली एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई के फॉर्म में ये मिलेगा आपको, तो उससे इसका क्या कर सकते हो, मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आर्गुमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है, मतलब क्या इंडिविजुअल का जो आर्गुमेंट होगा उन दोनों का क्या होगा, एडिशन, और आर्गुमेंट अगर डिवीजन है तो क्या होगा, इंडिविजुअल का जो आर्गुमेंट है उसका सब्ट्रैक्शन। z2 है मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 आर्गुमेंट ऑफ z2, ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ योर z2। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो आपका टॉपिक था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्लियर है। तो ये आपको क्या बोलता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलता है कि आपका जो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होगा, कंप्लीट मॉडुलस, वो हमेशा आपका लेस देन या फिर इक्वल होगा इंडिविजुअल मॉडुलस का। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि आपका मॉडुलस ऑफ z1, मॉडुलस ऑफ z2 और मॉडुलस ऑफ z1 एंड प्लस z2, ये आपका जो है 3 आपके वर्टेक्स हैं आपके ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं, तो ये 3 वर्टेक्स है आपके ट्रायंगल के, z1 z2 एंड योर z1 प्लस z2। क्लियर। मीन्स ये आपके 3 क्या है, 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है, सॉरी ये 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। वर्टेक्स जो आपका दैट इज इक्वल्स टू योर 0, देखो इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं,
ये आपका x एक्सिस है और दिस इज योर y एक्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पे z1 z2 है, तो मान लो हमने प्लॉट किया था, ये आपका मान लो z2 है और यहाँ पे हमने प्लॉट किया z1। तो इन दोनों का अगर आप एडिशन किया तो z1 प्लस z2 मिलेगी। तो एडिशन का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम एडिशन करेंगे, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये आपका मान लो z1 है और ये पॉइंट आपका z2 है। तो इन दोनों का अगर एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द केस। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दिस इज योर z1 प्लस z2। तो यहाँ पे z1 z2 एंड 0, ये आपका क्या है, 0 है। तो ये तीन जो है हम मानते हैं दिस थ्री आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये तीनों को हम क्या मानते हैं, दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये जो 3 पॉइंट्स आपका मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2 और मॉड ऑफ z1 प्लस z2, दैट इज योर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे वन साइड कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ अदर टू साइड। तो एक साइड जो है कभी भी सम ऑफ टू साइड से एक्सीड नहीं करेगा। वन साइड कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ अदर टू साइड। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि वन साइड, दिस इज वन साइड कैन नॉट एक्सीड मींस लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ टू साइड्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि लेस देन, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स में बात करें कि आपको टू नंबर्स गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो कि मान लो आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 गिवन है। तो अगर आपसे बोले कि z1 इज लेस देन z2, इसका क्या ये स्टेटमेंट सही है, या z1 इज ग्रेटर देन z2, अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको कोई बोले कि 2 इज ग्रेटर देन 3 तो आप बोलोगे नहीं, ये तो रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको बोले 2 इज लेस देन 3 तो आप बोलोगे करेक्ट है। मतलब यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये जो चीज आप लिख रहे हो इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। दिस इज नो सेंस। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि z1 इज लेस देन z2 है या z1 इज ग्रेटर देन z2 है। सिर्फ इस केस में हम ये बता सकते हैं कि z1 को अगर हम प्लॉट किए और z2 को अगर हमने प्लॉट किया, दिस इज योर z1 z2, तो z1 जो है आपका नियरर टू ऑरिजिन है या z2 आपका नियरर टू ऑरिजिन है। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो है आपका क्लोजर टू ऑरिजिन है, उसके सेंस में हम इसको बता सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपको कोई बोल दे कि मॉड ऑफ z1 इज लेस देन मॉड ऑफ z2, तो दिस इज पॉसिबल कि मान लो 2 आप गया आपका, क्योंकि मॉडुलस हमेशा आपका क्या देगा, रियल नंबर। तो 2 इज लेस देन 1, यस इट इज करेक्ट, इट इज पॉसिबल। बट अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इस केस में आपका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। उस केस में सिर्फ आप एक सेंस बता सकते हो कि अगर z1 इज लेस देन z2 हमने लिखा है कि z1 आपका लेस देन z2 है, तो इसका मतलब है कि z1 जो है वो आपका क्लोजर टू ऑरिजिन है कंपेयर टू योर z2। क्लियर? सिंपल इसका यही मतलब है कि z1 जो है ज्यादा क्लोज है ओरिजिन के कंपेयर टू योर z2, दैट्स इट। क्लियर है? ओके। तो इसके लिए हमें क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मतलब एडिशन ऑफ टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं उसके केस में हम ये कंसेप्ट को यूज करते हैं। ओके। अब जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर आपको मान लो एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उनका अगर हमने समेशन किया तो हमेशा आपका लेस देन इक्वल होगा समेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का। मतलब दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सम ऑफ ए सम कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स, से कभी भी आपका एक्सीड नहीं होगा। क्लियर है? ओके। तो लास्ट टॉपिक आपका है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है। दैट इज इंटीजर पावर ऑफ z। इसका मतलब है कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका एनी इंटीजर आपका पावर हमने लिया n, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। सो दिस इज इक्वल टू योर r टू द पावर ऑफ n cos n थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ साइन n थीटा। क्लियर है? मतलब मान लो कि अगर z आपको गिवन है 2 + 3i और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z टू द पावर 4, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z टू द पावर 4 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस z को पहले पोलर फॉर्म में लिखना होगा। तो z का पोलर फॉर्म क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर ऑफ x² प्लस y स्क्वायर। क्लियर? और थीटा की वैल्यू क्या लोगे, tan इनवर्स y बाई x। क्लियर? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमने ले गया तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पे r की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस r इज योर इक्वल टू योर रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू योर tan इनवर्स ऑफ 3/2। करेक्ट? तो ये जो z टू द 4 अगर आप करते हो, अब यहाँ पे नेक्स्ट में लिखते हैं हम z टू द 4 अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, r टू द पावर 4
कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4 थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आपका एनी इंटीजर पावर ऑफ z। और यही एक और कंसेप्ट आता है डी मोइवर्स फॉर्मूला, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताता है कि ये क्या होता है आपका, दैट इज योर इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला कि अगर आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर ऑफ n है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ n थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ n थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, द वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस फॉर्मूला से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n जो होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 थीटा की वैल्यू, sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो ये क्या हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर ऑफ 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये क्या होगा cos 2 थीटा प्लस आई टाइम साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर? बट इसको अगर हमने एक्सपेंड किया तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इस कंप्लीट टर्म का आप स्क्वायर करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आई स्क्वायर आपका -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस योर 2ab मीन्स 2i sin theta and cos theta, and that value is equals to your cos 2 theta plus I sin 2 theta। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट आपका क्या है cos 2 थीटा, इसका रियल पार्ट क्या है sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिला कि cos थीटा जो है वो इक्वल किसके हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस योर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखो एडवांटेज कितने होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के। नेक्स्ट देखो sin 2 थीटा की अगर हम बात करें तो इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो sin 2 थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपको पता है कि 2 sin थीटा एंड cos थीटा होता है। तो ये इस तरह से आता है आपका cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के, और इस तरह से बहुत सारे आपके डेरिवेशंस जो होते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब 3 के लिए ट्राई करना, होमवर्क है आप लोगों का कि जब आपका n इक्वल टू 3 होगा तो cos 3 थीटा और sin 3 थीटा की वैल्यू क्या है। मतलब आपका होमवर्क है फाइंड cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा की वैल्यू। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 2 माइनस 3i। मान लो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपको बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उस कॉम्प्लेक्स नंबर को वैल्यू आपकी 1 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है z टू द -1, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z, सो दिस वैल्यू को इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3i, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस योर 3i डिवाइडेड बाय योर, क्योंकि 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, दिस इज 4 प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 13। तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको फाइंड आउट करना है आई टू द पावर ऑफ -35। तो ऑलरेडी आई का मैं बता चुकी हूँ आई का कैरेक्टरिस्टिक आपका कैसे चेंज होता है। आई टू द पावर ऑफ 4k की वैल्यू कितनी होती है ऑलरेडी मैं बताई हूँ, आई टू 4k की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे देखो ये आई टू -35 है, तो इसको हम 4 के रिस्पेक्ट में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है आई टू द पावर ऑफ -35, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर ऑफ 35। क्लियर? इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 4 के टर्म्स में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हो आई टू द पावर ऑफ 4 इंटू 8, क्योंकि 32 तक ही मैक्सिमम आएगा, 32 के बाद तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 32 के बाद क्या आएगा 36, तो हमारा पावर आई टू 35 ही है, तो ये तो इतना आ गया 32, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ कितना आई टू द पावर ऑफ 3, करेक्ट है। तो आई टू द पावर ऑफ 32 मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन 4k के पावर में आ चुका है 4k के बदले 8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और आई टू द पावर ऑफ 3, तो आई टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू योर 1 इंटू आई टू 3 को क्या लिखोगे आई स्क्वायर इंटू आई, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज 1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू योर आई, करेक्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे आई अगेन मल्टीप्लाई
एंड आई अगेन क्या करोगे डिवाइड, और इसके साथ क्या होगा आपका माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई हुआ, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस योर प्लस, तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू योर आई। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू योर आई। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस करना, इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज, मॉडुलस निकालना है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपका क्या है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, मतलब ये क्या है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है z1 बाई z2, तो मॉडुलस ऑफ z अगर हमें फाइंड आउट करना है मींस मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2, तो इसका वैल्यू क्या आया था हम लोगों का, मॉडुलस ऑफ z1 मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। तो इसको हम इस तरह से मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो दिस मॉडुलस ऑफ z जो होगा मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 4, करेक्ट। तो दिस इज 25, मतलब ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, सो रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज इक्वल्स टू योर रूट अंडर ऑफ 5, करेक्ट है, वेरी वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, द इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज x प्लस आई वाई, फाइंड x एंड y, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो देखो इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन है 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i, तो उसका इनवर्स का वैल्यू आपका x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लिखते हैं, z ऑफ -1, इसका मतलब 1 बाई z, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i हो जाएगा, क्लियर है, ये आपका इनवर्स ऑफ z होगा। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, तो दिस इज 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई क्या करोगे 3 माइनस 4i, करेक्ट। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस इज 9 प्लस योर 16, क्लियर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12i, दिस इज इक्वल टू 12i and this is equal to minus minus plus I square equal to -1, so -16, क्लियर, ये वैल्यू आएगी। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -7, करेक्ट, एंड दिस इज -24i डिवाइडेड बाई 25, क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको थोड़े से क्लास 12 ये कंप्लीट चीज़ आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, इवन इस क्लास 12 में से थोड़ा सा और भी टॉपिक है, तो आप सिंपली इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जितना मैं पढ़ाई हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, आपको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और जो होमवर्क मैं दी हूँ उसको आप सॉल्व करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी आपका कैलकुलस, जो आपका बहुत ही लार्ज टॉपिक है, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तब तक आपको जितने कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।